स्वागत है एक बार फिर से समाज और मीडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो आज से महज 10 से 15 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 0 थी, लेकिन आज के समय में बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि इसकी ट्रेडिंग लाखों और करोड़ों में होती है। महज 13 साल पहले 31 दिसंबर 2008 को सातोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर की पहली लाइन से ही उसका मोटिव क्लियर हो गया था। सातोशी नाकामोटो का जो पेपर था उसकी पहली लाइन ये कहती है कि a version of electronic cash that would allow payments to be sent directly from one party to another party without going through a financial institution। इसकी लाइन से ये साफ हो जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, इसको कोई भी अथॉरिटी गवर्न नहीं करती है। जी हाँ, जैसे कि यूएस डॉलर को यूएस की सेंट्रल बैंक गवर्न करती है, जैसे कि हमारे इंडिया में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसको गवर्न करती है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की बात करते हैं, उसको कोई भी अथॉरिटी गवर्न नहीं करती है। दैट इज जस्ट फ्री। तो प्रीवियसली जो क्रिप्टो करेंसी थी दैट वाज जस्ट एन आइडिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर किसी ने निर्धारित नहीं किया था, पर आज के टाइम पे उसमें लाखों और करोड़ों की ट्रेडिंग होती जा रही है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने इकोनॉमी के इतिहास में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ ट्रस्ट। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, जब तक उनका साइन हमारे किसी भी करेंसी नोट पे नहीं होगा, तब तक दैट पेपर विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल शीट ऑफ ऑर्डिनरी पेपर। उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी बहुत छोटी है पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब अमेरिका सबसे पावरफुल नेशन बन चुका था। एज अ रिजल्ट जितनी बाकी कंट्रीज थी उन्हें अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ मर्ज करना पड़ा था। और हम सब ये जानते हैं कि यूएस डॉलर जुड़ा हुआ है गोल्ड रिजर्व से। अब प्रैक्टिकली गोल्ड को अपनी जेब में कैरी करके घूमना इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए 1971 के बाद ही एक ऐसा प्रोविजन लागू हुआ जिसके तहत हर एक कंट्री अपना ओन करेंसी इशू कर सकती है। उसी के बाद से ही सब कंट्रीज अपनी अलग अलग करेंसीज पब्लिश करने लगी और उसी में अपना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने लगी। पर बात ये आती है कि इन सबसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का क्या लेना देना है। जो हमारा आरबीआई है, ये सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे नॉर्मल पीपल है वो अपना डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में और बैंक्स उन्हें डिपॉजिट को यूज करके क्रेडिटर्स को लोन देता है। कभी कभी ये बैंक्स हमारे डिपॉजिट्स को इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट करती हैं। वो कैसे? जब वो क्रेडिटर्स को लोन देती हैं, वो विदाउट प्रॉपर या फिर एडिक्वेट चेक उन्हें लोन दे देती हैं, विदाउट कोई भी प्रॉपर टेस्ट के बिना, कोई भी प्रॉपर चेक किए बिना। इससे हमारी मनी को भी नुकसान है। हमारे कंट्री में आरबीआई और सेंट्रल बैंक को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है कि अब जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, मनी से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो एसएलआर को रेगुलेट करना हो, सीआरआर को मेंटेन करना हो, सब कुछ आरबीआई या फिर एक सेंट्रल बैंक ही करता है। और इन सब के विक्टिम्स होते हैं हम जैसे आम लोग। आपको तो याद होगा 2016 में नवंबर में हुई डीमोनेटाइजेशन, उससे हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 86% का नुकसान हुआ था। उसे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। इन सबसे सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हुआ, यानी कि हमारी आम जनता को। तो सातोशी नाकामोटो ने जो पेपर पब्लिश किया था उसका सिंपल मोटिव ये था कि अब से जो हम लोग करेंसी यूज़ करेंगे या फिर मनी जो जिसमें हम लोग ट्रेड करेंगे वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, वो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी। तो आई होप आप सबको 2008 का वो ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो याद होगा, जहाँ पर बड़े बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जैसे कि लेमैन बैंकरप्ट हो गए थे। तभी से क्रिप्टो करेंसी का चलन शुरू हुआ। बिटकॉइन के अलावा रिपल और लाइटकॉइन जैसे भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुके थे। अब सवाल ये आता है कि हाउ डज अ क्रिप्टो करेंसी वर्क। क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग को समझने के लिए हमारे पास एडवांस्ड मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम इंसानों के पास तो नहीं है।
पर अगर आपको इसमें सिंपल ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अगर आपको है तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब हर एक बिटकॉइन का अपना सेपरेट अकाउंट होता है जिसे लेजर अकाउंट बोलते हैं। इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पे होती है और इन सिस्टम्स को जो चलाते हैं उन्हें माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स का काम होता है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जितने भी हुए हैं उनका वेरिफिकेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को बी को 2 बिटकॉइंस ट्रांसफर करने हैं तो माइनर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या सचमुच में एक अकाउंट में 2 बिटकॉइंस हैं। इसे सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब आपने अपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल नाम तो सुना ही होगा। वैसे ही जैसे हर एक नंबर का एक वेरिएबल होता है, उसी तरह से हर एक बिटकॉइन का भी अपना अपना यूनिक वेरिएबल होता है और इसे सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। अब इक्वेशन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये नॉर्मली आप पेन या पेपर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जो कि इक्वेशंस को सॉल्व करेगा और साथ ही ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन सारे कंप्यूटर्स में भेज दिया जाता है और ट्रांजैक्शंस की चेन में लगा दिया जाता है। अब इन सबसे माइनर्स को क्या फायदा होता है? माइनर्स को मिलता है एक बहुत ही यूनिक चीज। जी हाँ, माइनर्स को भी मिलता है एक बिटकॉइन। तो ऐसे काम करता है हमारा क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम, जिसके लिए हमें बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाले कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को ब्रेक करके उन्हें सिंपल बना सकें। तो बात आती है कि हम क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे कर सकते हैं। इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करें या तो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर। बहुत सारे लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करते हैं। वो कैसे? लोगों को ये लगता है, उनका ये मानना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड को आप खरीद के अपने पॉकेट में लेके नहीं चलते हैं, उससे आप डालते हैं बैंक की लॉकर में ताकि आप फ्यूचर में उससे अच्छा रिटर्न गेन कर सकें। ऐसा ही कुछ होता है क्रिप्टो करेंसी के साथ भी, इसीलिए इसको डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं। अब जैसे हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, उसी तरह से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। प्रोज तो मैंने आपको काफ़ी गिना दिए, आइए चलते हैं आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे। एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर जो है क्रिप्टो करेंसी का वो ये है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो इसलिए क्योंकि आप बिटकॉइन को अपनी पॉकेट में रख के नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं है। दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक इंटैंजिबल एसेट है वो। नॉर्मली आप कहीं जाते हैं बाहर ट्रांजैक्शंस करने, कुछ भी खरीदने, तो आप बिटकॉइन से लेकर या फिर बिटकॉइन देकर उससे खरीद या बेच नहीं सकते हैं। नॉर्मली एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नॉर्मली जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें 2 या 3 दिन का वक्त लगता है और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी अप्लाई करने होते हैं। लेकिन बिटकॉइन की हेल्प से ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हो जाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में आना। क्रिप्टो करेंसी जब इंडिया में आया तो आरबीआई ने उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग एक्सेस बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आरबीआई ये नहीं चाहता था कि जो नॉर्मल लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो इंडियन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लें। इसीलिए आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन लगा दिया था, बैंकिंग एक्सेस रोक दिया। इसके अलावा आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में इसलिए बैन किया क्योंकि बहुत सारे इलीगल काम क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से हो रहे थे, जैसे कि ड्रग्स या फिर हथियार के जो सप्लाई होते हैं, उनका जो लेन देन होता है पैसों का, वो बिटकॉइन की ही मदद से होता था। और हमारे इंडिया में अभी तक इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा अच्छी हैकिंग है कि हम उसे ट्रेस कर सकें। साथ ही में हर इंसान अपना क्रिप्टो करेंसी खुद बना सकता है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी फ्रॉड्स होने लगे थे। लोग अपनी ही क्रिप्टो करेंसी बनाकर उसे कुछ अलग नाम देकर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। फ्रॉडस्टर्स ये दावा करते थे कि अगर आप उनकी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद आपको डबल या ट्रिपल से भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसे एक इंसान का नाम है जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, 2000 करोड़ का फ्रॉड। तो ऐसे ही एक फ्रॉडस्टर का नाम है अमित भारद्वाज।
इसने एक फ्रॉड क्रिप्टो स्कीम शुरू की थी गेन बिटकॉइन के नाम से, और ये दावा किया कि इक्वेशंस के सॉल्व होने के बाद जो बिटकॉइंस अर्न होंगे वो इन्वेस्टर्स को एज अ रिटर्न मिलेंगे। और इसी फ्रॉड स्कीम के अंतर्गत इसने 2000 करोड़ का फ्रॉड किया। इसने लोगों के सामने ये दावा किया कि इसका एक बहुत बड़ा माइनिंग फार्म चाइना में ऑपरेट कर रहा है। अब माइनिंग फार्म वही फार्म है जहां पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अपनी इस हरकत की वजह से 2018 में अमित भारद्वाज को अरेस्ट किया गया और अभी प्रेजेंट टाइम में ये बेल पर आउट है, पर जो केस है वो स्टिल पेंडिंग है। तो अब हमने आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास क्या है, वो काम कैसे करता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए।